हेलो बच्चों, जय हिंद। आज का जो अपना ये क्लास है वो एसएसटी का डिस्कशन है। यह जो प्रश्न आज हम लिए हैं, आज का जो डिस्कशन में जो प्रश्न लिया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ऑल सिलेबस से सवाल है और इससे पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा अगर ध्यान से देखिएगा तो। एक हमारा सलाह मानिएगा तो हम जब भी जो बात बोलें वो कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि हम ऑप्शन पर भी कुछ सवाल बनाते हैं और ऑप्शन से जो सवाल बनेगा वो आगे के एग्जाम में जो है वह आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए बस हम एक ही बात बोलेंगे कि इसको जो है लिखते हुए आगे बढ़िएगा ताकि समझने में फिर बाद में जो है समझने में कोई तरह की दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का पहला सवाल है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो याद रखिएगा, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप जो है वह लोकतंत्र होता है। याद रखना क्या है, तो लोकतंत्र में जो है राजा शासन नहीं करता है, लोकतंत्र में जनता शासन करती है। जनता अपने मन के पसंद कैंडिडेट को, प्रतिनिधि को चुनते हैं और ऊपर भेजते हैं। जबकि अगर हम राजतंत्र की बात करते हैं तो राजतंत्र में राजा शासन करता है, वहाँ जनता का कुछ नहीं चलता है और कहीं कहीं तो सैनिक शासन भी चलता है। जैसे हम बात करते हैं राजतंत्र की बात करते हैं तो राजतंत्र जो है वो दक्षिण कोरिया जान ही रहे हैं, किम जोंग, वहाँ राजतंत्र, वहाँ किम जोंग शासन करता है। जबकि भारत में नरेंद्र मोदी शासन नहीं करता है, यहाँ तो जनता नरेंद्र मोदी को चुन करके भेजी है। अगला अगर हम सवाल की बात करें, अगला सवाल मेरा है साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। अगर हम साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल जो है वह समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। साइकिल किसका चुनाव चिन्ह है, तो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अगर हम राजद की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, तो राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप होता है। अगर हम लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, राजद की बात करें तो इसके अध्यक्ष और इसको राष्ट्रीय जनता दल पार्टी बनाए थे लालू यादव ने। जबकि लोक जनशक्ति, लोजपा की बात करें तो इस पार्टी को बनाए थे स्वर्गीय रामविलास पासवान। और लोजपा का चुनाव चिन्ह है मकान छाप, जिसको बंगला के नाम से जानते हैं, बंगला छाप, घर छाप। अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें, जिसके सर्वे सर्वा आपके मायावती जी हैं, उनका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। आगे हम बात करते हैं तीसरा सवाल, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जब 1921 में सरकार ने राजस्व आयोग का गठन किया था तो उस समय अध्यक्ष बनाया गया था इब्राहिम रहीमतुल्लाह को। किसको बनाया गया था, तो इब्राहिम रहीमतुल्लाह को बनाया गया था। अगर जमशेदजी टाटा की बात करते हैं तो टाटा एंड आयरन कंपनी इन्हीं की है। घनश्याम जी बिरला ये भी एक बिजनेसमैन ही हैं। आगे हम बात करते हैं निम्न में से भूकंप तरंग मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो भूकंप तरंग मापने वाले यंत्र को हम सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, तो सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं। आप लोगों को पता ही है कि थर्मामीटर के द्वारा शरीर का तापमान मापा जाता है और मानव शरीर का तापमान, नॉर्मल टेम्परेचर मानव का तापमान कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर हम अगले सवाल, पांचवें सवाल की बात करें तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन थे। आप लोग को पता ही है कि जब भारत में साइमन आयोग का गठन हुआ था तो उसका भी जॉर्ज साइमन ने ही गठन किया था। अगला मेरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब हुआ यह कि जो प्रकृति के द्वारा नहीं लाया जाता है, अर्थात भगवान उसको नहीं बना के भेजते हैं, अर्थात भगवान के द्वारा जो आपदा नहीं लाते हैं उसे हम कहते हैं, जो भगवान के द्वारा लाया जाता है उसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा, और जो भगवान के द्वारा नहीं आपदा लाया जाता है उसे कहते हैं मानव निर्मित आपदा। तो सवाल पूछ रहा है प्राकृतिक आपदा नहीं है अर्थात मानव निर्मित, तो मानव के द्वारा कौन सा आपदा निर्मित किया जाता है, तो युद्ध जो हो गया ये सब क्या है, तो मानव निर्मित आपदा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगर हम हिमस्खलन की बात करें, बर्फ का पिघलना, तो ये प्राकृतिक आपदा है। अगर हम बाढ़ की बात करें तो यह भी प्राकृतिक आपदा है। अगर हम सुनामी की बात करें, सुनामी समुद्र में आता है, यह भी क्या है, तो प्राकृतिक आपदा होता है। अगले हम सवाल की बात करें तो अगला सवाल है सबसे उत्तम किस्म का
कोयला किसे कहते हैं? तो सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो है वह एंथ्रासाइट जो है सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। जिस भी कोयला के किस्म में कार्बन की मात्रा जितना ज़्यादा होगा वह सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। अगला मेरा 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो कौन सी स्थिति पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा? पहला मेरा ऑप्शन है मजबूत जनमत, दूसरा है निरक्षर नागरिक, तीसरा है मजबूत सेंसर बोर्ड, चौथा है नियंत्रित मीडिया और प्रेस। कहने का मतलब अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो किसका सहयोग लेना चाहिए? क्या निरक्षर नागरिक जो जनता है वह मूर्ख हो, निरक्षर हो, तो क्या वो लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है? मजबूत सेंसर बोर्ड और नियंत्रित मीडिया इससे नहीं। अगर किसी के पक्ष में जनता अगर मजबूत है, जनता अगर उसका साथ दे रही है तभी ये लोकतंत्र जो है मजबूत हो सकता है। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदी में जो बाढ़ आती है उसकी प्रमुख कारण की बात करें तो सबसे प्रमुख कारण हो जाएगा जल की अधिकता भी हो जाएगी, नदी के तल में अवसाद का जमाव भी हो जाएगा, वर्षा की अधिकता। तो इनमें सभी के चलते जो है नदियों में बाढ़ आती है। ठीक है, तो नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये सभी नदियों में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है। अगला सवाल की बात करें, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या होता है? दूसरा स्तर होता है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या होता है? तो पंचायत समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर होता है। पंचायत समिति क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर होता है। अगला सवाल है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल वह उष्ण और आर्द्र, कहने का मतलब थोड़ी थोड़ी गर्मी भी पड़नी चाहिए और धरती में नमी भी रहनी चाहिए, तभी चावल वहाँ अच्छे से उपज सकता है। अगला मेरा सवाल है कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? मुद्रण जो है सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? तो हमें पता ही है कि मुद्रण का चलन सबसे पहले चीन में किया गया था। तो मुद्रण का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो चीन से हुआ था। अगला मेरा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, जिसे हम ISO के नाम से भी जानते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है वह जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। ISO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अगला सवाल है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन जो है सन 1927 में भारत आया था। साइमन कमीशन कब आया था? तो 1927 में भारत आया था। और किसके नाम पे बना था? तो ऊपर ही देखे थे कि जॉन साइमन के नाम पर जो है वह साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और आया कब था भारत? तो 1927 में। अगला सवाल की बात करते हैं तो अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? अभी वर्तमान में हम आधुनिक मुद्रा में हम किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, आधुनिक मुद्रा में हम कागज के नोट का उपयोग करते हैं। कागज के नोट का जो है इसे हम आधुनिक मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। अभी सोने का सिक्का नहीं चलता है, अभी चांदी का सिक्का नहीं चलता, अभी क्या चलता है? तो कागज का नोट चलता है और इसे ही आधुनिक मुद्रा के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला मेरा सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है वह अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला हम सवाल की बात करते हैं। अगला मेरा सवाल है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है? परिवहन के साधन में सबसे सस्ता परिवहन क्या होता है? तो याद रखिएगा, सबसे सस्ता परिवहन होता है जल परिवहन। बहुत सस्ता होता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क कुछ ज़्यादा है, इसलिए लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। रिस्क ज़्यादा इसलिए इसका उपयोग लोग नहीं करते हैं। लेकिन सबसे महंगा की बात करें, सबसे महंगा होता है वायु द्वारा परिवहन। अगले सवाल की बात करें, अगला मेरा सवाल है, अगर हम सवाल की बात करें तो अगला मेरा सवाल है, भारत में
किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो याद रखिएगा कि जो बिहार है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होता है। बिहार एक पिछड़ा राज्य है और यहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगर हम बात करें अगले सवाल की कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए हमें पता ही है कि बिस्मार्क जो है सबसे बड़ा काम किए थे और जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ही उत्तरदायी थे। अगला हम सवाल पूछ रहे हैं कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? जो बोकारो स्टील प्लांट है, वह रूस के सहयोग से खोला गया। किसके सहयोग से खोला गया? तो रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट खोला गया। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। जिस नारा को दिए कौन थे? तो जिस नारा को दिए थे महात्मा गांधी ने। आगे हम बात करते हैं कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना सन 1910 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो सन 1910 ईस्वी में। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। तो जो डॉक्टर मेधा पाटकर थे वे जो है वह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। जब नर्मदा नदी पर जब बांध बन रहा था तो मेधा पाटकर जो है उसका खूब जोर से विरोध किए थे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन? तो डॉक्टर मेधा पाटकर जो है वह जुड़े हुए हैं। अगला है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था? अर्थात पटना में जो गोल घर है, चलिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि छठ पर्व का समय है और आसपास जो है थोड़ा बाजा उजा बज रहा है तो कुछ दिक्कत होगा, लेकिन आइए हम लोग अगले सवाल पे देखते हैं कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था। तो गोल घर का जो निर्माण है वह सन 1986 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा जो है सन 1986 ईस्वी में गोल घर का निर्माण किया गया था। अरे भाई, चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था। यहाँ देखिए ऑप्शन थोड़ा मिस है। ऑप्शन जो है 1786 होगा। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर का निर्माण हुआ था 1786 में। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 में गोल घर का निर्माण हुआ था। यहाँ ऑप्शन थोड़ा मिस था। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में गोल घर का निर्माण हुआ था। और गोल घर का जो निर्माण है वह ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गरस्टिन ने अनाज रखने के लिए इसका निर्माण किया था। ठीक है, अगला हम सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो याद रखिएगा, सबसे पुराना तेल का भंडार असम के डिगबोई में है। सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ? असम के डिगबोई में है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? इनमें से कौन सी किसी भी राज्य की विशेषता होती है? तो याद रखिएगा, वहाँ जो है सरकार हो, ये किसी भी राज्य की विशेषता होती है। अगला हम सवाल की बात करते हैं कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक जो है वह किसे कहा जाता है? तो आराम से देखिएगा इधर